हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को देखकर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉलीमर का स्ट्रक्चर, पॉलीमर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने पॉलीमर के कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे किसी और बेसिस पर। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको मोनोमर्स के बेसिस पे बताया, जिसमें आपका होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दो टाइप्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस के आधार पर हमने पॉलीमर्स को क्या किया, क्लासीफाई किया, जिसमें हमने तीन टाइप्स देखे थे। पहला आपका था नेचुरल, दूसरा आपका सिंथेटिक और तीसरा था आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। आज भी हम क्लासिफिकेशन ही करेंगे पॉलीमर्स का, लेकिन हमारा बेसिस आज का अलग अलग होगा। तो चलिए आइए इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला आज का जो क्लासिफिकेशन है वो होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि पॉलीमर्स को हम स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर्स के आधार पे पॉलीमर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर्स को तीन पार्ट में डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहला आपका है लीनियर लीनियर पॉलीमर। दूसरा आपका है ब्रांच्ड ब्रांच्ड पॉलीमर। तीसरा आपका है क्रॉस लिंक्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो हमने देखा स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर्स को हमने क्या किया, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला है आपका लीनियर पॉलीमर, दूसरा आपका ब्रांच पॉलीमर और तीसरा आपका है क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है। अगर आप तीनों के नाम देखें तो आप नाम के आधार पर ही आप समझ में आपको आ रहा होगा कि हम क्या स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और किस पॉलीमर में कौन सा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। नाम से ही क्लियर है कि लीनियर है, मतलब यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। ब्रांच्ड है, मतलब कोई एक मेन चेन होगा उसके अंदर क्या होंगे, ब्रांचिंग हुई होगी। एक क्रॉस लिंक आप जनरली देखते हो कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। क्रॉस लिंक का मतलब क्या है कि ब्रांचे दो दो या दो से ज्यादा मेन चेन है और सारे चेन्स आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, उनको आप बोलते हैं क्रॉस लिंक। और ये जनरली जो होते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर आता है वो हमारा है लीनियर पॉलीमर का। तो लीनियर पॉलीमर को समझते हैं। पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि लीनियर पॉलीमर क्या डेफिनेशन जो रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहिए साथ साथ में। लिखिए, these are the these are the polymers these are the polymers in which monomeric monomeric units मोनोमेरिक यूनिट्स क्या, वही मोनोमर्स जो हमने पहले क्लास में देखा था। मोनोमर्स क्या था, एक यूनिट था जो बार बार रिपीट होता था। वही मोनोमेरिक इसको बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वही चीज है कि एक मोनोमेरिक या एक मोनोमर होगा, यूनिट होगा जो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर linked linked together to form a long and single chain। लॉन्ग का मतलब काफी लंबा और सिंगल का मतलब एक ही पैरेंट चेन। टू फॉर्म अ लॉन्ग एंड सिंगल चेन। जैसे आप चेन, जैसे ही चेन आप बोला गया तो आपके दिमाग में आ जाता है चेन का मतलब क्या बोला जा रहा है। चेन का मतलब क्या कि एक जिसकी चेन का मतलब ऐसे आप समझ लो कि चेन का मतलब क्या होता है जिसमें
आपका लेंथ काफी ज्यादा हो और विड्थ क्या हो उसकी काफी कम हो। लेंथ बहुत ज्यादा हो और लेंथ के कंपेयर में विड्थ बहुत कम हो, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आप देखते हो तो आपको वो स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिला। जैसे आप साइकिल में जनरली आप साइकिल की चेन देखते हो, तो साइकिल की चेन भी अगर देखो तो वो क्या होता है, लेंथ उसकी काफी ज्यादा होती है और विड्थ बहुत कम होती है, कम नहीं बहुत कम होती है। तो कहीं पर भी अगर आपको लेंथ बहुत ज्यादा है और लेंथ के कंपेयर में आपका विड्थ क्या है, बहुत कम है, तो समझ जाना ऐसा स्ट्रक्चर आपको क्या बोलने वाले हो, चेन स्ट्रक्चर। और यही चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि कैसे मैं लीनियर बोल रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे आप। अब ये जो मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूँ, यही सर्कल हमारा क्या है, मोनोमर है। ठीक है, मान लो हमने मान लिया कि हमारा मोनोमर का स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कल है, तो हम यही मोनोमर क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो देखो सब आपस में कनेक्टेड होंगे, लिंक्ड होंगे, सब आपस में जुड़े होंगे। अभी जुड़े ही बनाना। अब एक चीज अगर आप देख रहे होगे, मैंने इसे उसके स्ट्रेट नहीं बनाया, तो कोई जरूरी नहीं है कि चेन अगर है तो वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। वो कैसा भी ऐसा 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 जिगजैग मोशन में कुछ भी कैसे भी हो सकता है। लेकिन खासियत क्या है कि देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनसे कोई अदर चीज नहीं जुड़ी हुई है, कोई अदर ब्रांचिंग नहीं हुई। सिर्फ एक ही मोनोमर लगातार एक लगातार आगे वाले से अपने आगे वाले से जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर का आप क्या बोलोगे, लीनियर। और वैसे भी एक जो चेन होती है वो कैसा था, वन डी होता है, वन डायमेंशन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ दिखती है, विड्थ न के बराबर है। ठीक है, और वन डी की वजह से इसको क्या बोला गया, लीनियर। आप एक लाइन है, लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैं एक लाइन यहाँ खींच दूं, लाइन क्या है, लाइन के बाद सिर्फ लेंथ है, विड्थ तो है ही नहीं, इसलिए कैसा स्ट्रक्चर है, एक वन डी स्ट्रक्चर है। तो जो लीनियर होगा वो कैसे होंगे, वन डायमेंशनल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक कोई पॉलीमर है। ठीक है, ये पॉलीमर का एक है, मान लो इसी के अगले ऊपर नीचे या कहीं पर भी एक और पॉलीमर आ जाए। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया ब्लू पेन से, तो एक और अगर पॉलीमर आ रहा है तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये बिल्कुल इसके नजदीक, पास पास, बिल्कुल नजदीक, देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस है ये काफी कम हो सकती है। रीजन क्या है कि इस ये सिर्फ जो मोनोमर है सिर्फ इस लाइन में है, इसके इधर ना ऊपर कहीं मोनोमर नहीं है। तो ये मोनोमर दूसरी जो पॉलीमर है वो एक दूसरे के क्या होता है, काफी पास आ सकता है। अब काफी पास आने से क्या होगा, काफी पास आने से क्या होगा कि इनके वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लो कि बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, चेन पॉलीमर्स है, सबको हमको एक पास रखना है, तो हम एक दूसरे को करीब ला ला के आराम से रख सकते हैं। मतलब उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, काफी कम होगा। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो लीनियर पॉलीमर के अंदर आएंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा। कैसे ये बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी डेंसिटी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हम मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम अगर आप ऐसे पास पास रखते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी, क्योंकि नीचे का टर्म कम हो रहा है, नीचे का टर्म करने का मतलब क्या, ओवरऑल ये क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। और ओवरऑल को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान ये रखने वाली बात है कि जितने भी आपके लीनियर पॉलीमर्स हैं उन सभी की डेंसिटी क्या होती है, सामान्य तौर पे काफी ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। और क्यों कम होता है, क्यों डेंसिटी ज्यादा होती है, वो मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दिया। क्योंकि इनके पास कोई ब्रांच नहीं होता है, सिर्फ सिंगल चेन होती है। और अगर सिंगल चेन है तो उनको आपस में पास में सटा सटा के एक पास रख सकते हो। और जैसे जैसे एक पास रखोगे वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने का मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। अभी देखो मैं बस आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल हमें इसी चैप्टर के आगे पढ़ना है। तो अभी सिर्फ मैं आपको नाम दे रहा हूँ, जैसा कि पहले भी क्लासिफिकेशन में सिर्फ मैंने आपको नाम दिया है और उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की हैं। वो हम इस चैप्टर के जैसे जैसे ये लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बस देखते जाइए, नोट करते जाइए
और आप देखिएगा आपको सारे पॉलीमर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, अगर फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, डाउट है तो आप मुझसे बेहिचक बिना डरे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना। मैंने लिखा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। पॉलीथीन्स हमने पढ़ा है पहले ही लेक्चर में, हमने आपको बताया था कि पॉलीथीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे जो पॉलीथीन क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लीनियर में वही पॉलीथीन्स दो तरह का होगा, एक हाई डेंसिटी का होगा, एक लो डेंसिटी का होगा। तो जो हाई डेंसिटी के पॉलीथीन्स हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, आपके लीनियर पॉलीमर के अंदर रखे जाएंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैंने आपको बताया था ये भी पीवीसी के बारे में कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है। दूसरा एक है पॉलीस्टर्स, पॉलिस्टर्स, पॉलिस्टर्स, ESTERS, पॉलिस्टर्स। अब ये पॉलिस्टर्स क्या है, पॉलिस्टर्स आप मैक्सिमम यूज करते हो कब, जैसे आप कभी कोई फंक्शन में गए और वहाँ फंक्शन में आप सूट वगैरह पहन रहे हो, या जो भी कुछ अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, वो सारे अच्छे कपड़े आपके क्या होते हैं, पॉलिस्टर्स के बने होते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम जो सूट्स आप देखते हो, चाहे कोई भी पहनता हो सूट वगैरह, तो वो सारे सारे किससे बने होते हैं, आपके पॉलिस्टर्स के बने होते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो मेन है मैंने वो आपको बताया। तो आप ध्यान रखना कि हाई डेंसिटी के जो पॉलिथीन्स होंगे, पीवीसी होगा, और जो पॉलिस्टर्स होंगे, ये सारे के सारे आपके लीनियर पॉलीमर हैं और इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है। रीजन आपके सामने है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट पहुंचते हैं अपने ब्रांच्ड पॉलीमर पे। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है ब्रांच, तो अब इसमें क्या होंगी, ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे जिसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। तो आइए ब्रांच पॉलीमर देखते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर। मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख दिया है, देखिए डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर फॉर्म्ड अ लॉन्ग चेन। इसमें भी आपका एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होगा, जैसा कि हमारा लीनियर पॉलीमर में हो रहा था। लॉन्ग चेन विथ साइड चेन, साइड के चेन मतलब उसी जो पेरेंट चेन है उसी से लगा हुआ कोई साइड चेन होगा, या उसी साइड चेन को हम बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब अलग अलग लेंथ के क्या निकले हो, ब्रांचेज निकले हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, ब्रांच्ड पॉलीमर बोलोगे। ऐसे पॉलीमर्स को ब्रांच्ड पॉलीमर बोला जाएगा। इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर मैंने लिया है, तो देखो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, ये क्या हो गया हमारा पेरेंट चेन। अब इसी पेरेंट चेन से डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के क्या होंगे, ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचेज निकल जाएंगे डिफरेंट। कोई जरूरी नहीं है, कहीं से फिक्स नहीं है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हो गए, ठीक है, तो कोई नेसेसरी नहीं है, हो सकता है लेंथ ज्यादा भी हो कम भी हो, ठीक है, कहीं से भी ब्रांचिंग हो सकती है। तो ये जो हमारा ब्लैक पेन से दिख रहा है वो हमारा पेरेंट चेन है, और जो ब्लू पेन से आप देख रहे हो वो क्या है, ब्रांचेज है। और ये जो जो सर्कल मैंने किया है, ये सर्कल ही हमारा क्या है, मोनोमर है, मोनोमर है, ठीक है। और मोनोमर ही क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये बार बार जो सर्कल रिपीट हो रहा है, मतलब यही हमारा क्या है, मोनोमर है, और यही हमारा क्या है, बार बार रिपीटिंग में है। तो ये आप क्या हो गया, इसका ब्रांच चेन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिखते रहना, और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, एक पेरेंट चेन, पेरेंट चेन से क्या डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के आपके डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको लीनियर में बताया था कि लीनियर में ये ब्रांचेज नहीं होते थे, तो अगर कोई दूसरा पॉलीमर चेन है वो इस पास पास आप उसको रख सकते थे, और पास पास रखने से क्या होता था, वॉल्यूम कम हो जाता था और उस वजह से डेंसिटी बढ़ जाती थी। लेकिन अगर आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर कोई दूसरी, जैसे ये मान लो पहला कोई ब्रांच पॉलीमर है, कोई यहाँ पे दूसरा अगर ब्रांच पॉलीमर आ जाए, जैसे कोई दूसरा ब्रांच यहीं पे आ जाए, ब्रांच पॉलीमर, और अब ये भी ब्रांच पॉलीमर है, तो ये भी ब्रांच पॉलीमर है। अगर ये भी ब्रांच पॉलीमर है तो इसके भी क्या होंगे, ब्रांचिंग हुई होंगी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की। अब खुद सोचो,
ऊपर या नीचे कहीं पर भी। ये दूसरा अगर ब्रांच है तो अगर ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पे इसकी ब्रांचेस है, यहाँ पे इसकी ब्रांच है, तो ये और ये ब्रांच एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे, क्योंकि भाई इसको इतनी जगह चाहिए, इसको भी जगह चाहिए, तो कितना भी पास आएगा ये और ये इस एक डिस्टेंस होगा कि उससे पास नहीं हो सकते हैं। मतलब लीनियर से कंपेयर करो तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा जो दो पेरेंट चेन के बीच में, वो एज कंपेयर टू लीनियर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। और अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यह जरूर ध्यान रखना कि लीनियर में डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर ब्रांच पॉलीमर की बात करोगे तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही कम हो जाती है। रीजन बस वही है कि यहाँ ब्रांचेस निकल जाते हैं, जिस वजह से इनको स्पेस ज्यादा लगता है, और अगर स्पेस ज्यादा लगे मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब डेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, डेंसिटी लो, और वहां डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम आपने हाई डेंसिटी लिखा था, तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स आ जाएंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। वहां पे हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिखा था, यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन्स आ जाएंगे। साथ में यहाँ पे ग्लाइकोजेन आता है। ग्लाइकोजेन एक आपका बायोमोलिक्यूल्स है, तो इसी के बाद जब बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ोगे तो उसमें आप ग्लाइकोजेन के बारे में पढ़ोगे। इसी में आपका स्टार्च भी आ सकता है, स्टार्च मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च भी आ सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ रख दिए। तो आप ये एग्जांपल्स जरूर याद रखें कि किसके पास क्रॉस लिंक्ड है, किसके पास आपका क्रॉस लिंक नहीं है, मतलब किसके पास ब्रांचिंग है और किसके पास ब्रांचिंग नहीं है। तो लीनियर और ये रहा ब्रांच। अब इसी के बाद जो हमारा तीसरा है वो आता है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो भी हम देखते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए तब तक। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब क्रॉस लिंक का मतलब क्या हुआ, क्रॉस लिंक का मतलब ये हुआ कि कई एक से ज्यादा पेरेंट चेन आपस में क्या हो, कंबाइंड हो। जैसे देखो यहाँ एक से ज्यादा पेरेंट चेन दिख रहा है और वो सभी क्या है, आपस में कंबाइंड है, कई जगह कनेक्टेड, जरूरी नहीं दो ही, आप 3 कनेक्टेड 4 कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कनेक्शन हो और सारे एक दूसरे से क्या हो, काफी कनेक्शन से जुड़े हुए हों, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे होंगे, तो उन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। तो बहुत आसान है, अगर आपको नाम याद है तो आप नाम से ही क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हो कि कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 3D स्ट्रक्चर, ये आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बाकी दोनों लीनियर और लीनियर और ब्रांच से इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होगा, मतलब यहाँ इसकी डेंसिटी बाकी दोनों से भी क्या रहने वाली है, और कम रहने वाली। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्गनेस की बात करो तो स्ट्रॉन्गनेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, क्रॉस लिंक, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा कनेक्शंस होंगे, इंटर कनेक्शंस होंगे पेरेंट चेन के बीच में। तो कनेक्शंस का मतलब क्या, जैसे मान लो एक से ज्यादा रॉड है, कि 2-3 रॉड है, और 2-3 रॉड को आपने बहुत ही कई बार जोड़ दिया, तो ऑब्वियस से वो क्या हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर स्ट्रांगनेस के दृष्टि से देखो, उसके तरह से देखो, तो ये क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन डेंसिटी के पर्पज से देखो तो ये क्या होगा, काफी लो होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप याद रखो। इसके एग्जांपल्स हैं बैकेलाइट, बैकेलाइट आपको मैंने बताया था, बैकेलाइट। ठीक है, मेलामाइन, मेलामाइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दो खास, बैकेलाइट और मेलामाइन, ये दोनों आपके क्या क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर हैं, इन पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा एग्जांपल, और ये रहा इसका डेफिनेशन। आप इनको नोट करके एक अच्छा नोट बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्पस था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने तीनों को कैटेगराइज किया और तीनों के बारे में हमने देख लिया। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा, वहाँ जो बेसिस होगा वो अलग होगा। वहाँ जो बेसिस होगा हमारा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे होगा। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमको स्ट्रक्चर नहीं देखना है क्योंकि स्ट्रक्चर वाला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखना है, क्योंकि अब हम जो कैटेगरी क्लासिफाई करेंगे पॉलीमर्स को, वो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर करेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, वही हमारे जो मोनोमर्स हैं, जो मोनोमर्स जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की इंटेंसिटी क्या है, वो फोर्स स्ट्रांग है विक है, हम उसके आधार पर अब क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, देखो उसके आधार पे जो पॉलीमर्स हैं उनको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका इलास्टोमर्स, दूसरा आपका है फाइबर्स, तीसरा है आपका थर्मोप्लास्टिक, और चौथा है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या प्लास्टिक पॉलीमर कर लो। ये टोटल 4 तरह के क्या हैं आपके पॉलीमर्स हैं, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला है इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। तो ये टोटल 4 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, किसके बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर। अब जैसा कि नाम से, पहला नाम आपका क्या है, इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर का मतलब इलास्टिक से है। इलास्टोमर का नाम कहाँ से लिया जाएगा, इलास्टिक से। इलास्टिक क्या होता है, जो मतलब आप खींचोगे तो खिंच जाए, और जैसे फोर्सेस हटाओ, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। जैसे कि आप रबर देखते हो, रबर को आपने खींचा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, वो दोबारा क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको आप खींचने से वो क्या हो जाए, खींच जाए और दोबारा एक्सटर्नल फोर्स हटाने से अपने दोबारा ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, तो ऐसे पॉलीमर्स को आप क्या बोलोगे, इलास्टोमर्स बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि इलास्टोमर्स है क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो काफी कम होगा। क्यों, क्योंकि आप खींच रहे हो, खींचने से क्या हो रहा है, वेरी इजिली वो खींच जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इसमें लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वीक है, तभी तो आप खींच रहे हो, तो आसानी से खींच जा रहे हैं। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता तो आप खींचते, तो वो खींचता क्या नहीं। जैसे देखो ये मार्कर है, ये मार्कर रबर नहीं है, तो इसको मैं अगर खींचना चाहूंगा तो ये नहीं खींचेगा, क्योंकि जो इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रांग है कि ये खींचने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वहीं रबर की मैं बात करूं, तो रबर को खींचते ही वो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को छोड़ के जितना फोर्स लगाओगे उतना खींच जाएगा। तो रीजन क्या है खींचने का, कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ जो, अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, IMF लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, लो, कम है, तभी तो वो क्या हो रहा है, खिंच जा रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। इसके एग्जांपल क्या, भाई रबर, एग्जांपल्स मैं यहीं पर अलग से लिख दे रहा हूँ। तो कौन सा रबर, हमने 2 तरह के रबर देखे था, एक नेचुरल रबर
और दूसरा एक और देखा था हमने वल्केनाइज्ड, ये क्या था आपका नेचुरल पॉलीमर था। और एक दूसरा हमने देखा था वल्केनाइज्ड, वल्केनाइज्ड रबर क्या था आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वल्केनाइज्ड रबर। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं इलास्टोमर्स है, इलास्टोमर पॉलीमर के एग्जांपल है। हमने वहां देखा था ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब दोनों को एक ही ग्रेड, क्योंकि अब हम सिर्फ क्या देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। दूसरा फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं कि फाइबर्स आप खींचोगे तो खींचेंगे नहीं। फाइबर्स जनरली आप कहाँ देखोगे, ऑप्टिकल फाइबर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है वो अलग चीज है, फाइबर के बात छोड़ते हैं। बस इतना याद रखो कि ये जो इलास्टिक जैसे ये खींच रहे हो तो खींच नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा फाइबर्स को अगर आप खींचते हो तो जैसे इलास्टोमर्स फैल जाता था वैसे फाइबर्स फैलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं फैल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आईएमएफ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी क्वांटिटी क्या है यहाँ पर हाई है। वहां जो लगने वाला फोर्स है क्या है हाई, मतलब यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो ये क्या है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसी वजह से खींचोगे तो खींचेंगे नहीं। ठीक है, तो किससे ज्यादा है यहाँ जो लगने वाला इलास्टोमर्स था उसमें से काफी ज्यादा है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं, इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो, तो इसके एग्जांपल आपके क्या है फाइबर्स के एग्जांपल है आपके नायलॉन टेरिलिन, आप इसको लिखते रहिएगा। ठीक है, एग्जांपल्स में बताते जा रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, ये आप पहले भी पढ़े होंगे, दोनों ही बिल्कुल मेल जोल खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है नाम बिल्कुल सिमिलर है, थर्मो इसमें भी है, थर्मो इसमें प्लास्टिक सेटिंग है का अंतर है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी इनकी अलग होती है। तो पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आप यहाँ लिखता हूँ मैं कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं रीयूजेबल होते हैं, मतलब अगर आप उनको हीट देके मोल्ड करते हो तो वो मोल्ड जैसे ही आप हीट दोगे तो क्या हो जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक, फिर आप उनको किसी भी तरह से मोड़ सकते हो। ठीक है ना, आप हीट करें वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट होकर आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ना है, आप किसी भी शेप और साइज में मोड़ना है उसको इजीली मोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन वही अगर आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ करोगे तो ऐसा नहीं होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अगर आप हीट देते हो, हीट देने को चाहो कि मोड़ दें उसको मोल्ड कर दें तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी ज्यादा होता है। अभी मैं रीजन बताऊंगा कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉस लिंक होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रॉसलिंक की जो स्ट्रेंथ होती है, अगर स्ट्रांगनेस की बात करो तो स्ट्रांगनेस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो कई जगह से लिंक्ड होता है। तो कितना भी आप उसको हीट करोगे फिर भी वो मोल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आप जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखूंगा और इसके अलावा जो भी चीज है उसको मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है ना, तो थर्मोप्लास्टिक माने क्या होता है कि ये क्या होता है रीयूजेबल होता है, मतलब अगर आप इसको एक बार यूज कर लिए तो दोबारा भी यूज में ला सकते हो, लेकिन थर्मोसेटिंग के साथ ऐसा नहीं है। उसको अगर आपने एक बार यूज किया, यूज करने का मतलब क्या है वही हीट दिया, हीट करने के बाद अगर आप उसको मोड़ना चाहो दूसरे फॉर्म में यूज करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, जबकि थर्मोप्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। आप एक बार हीट दिए मोल्ड करना चाहो फिर मोल्ड कर हीट देकर उसको दूसरे फॉर्म में मोल्ड कर लो, आसानी से मोल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये मोल्ड है, ये रीयूजेबल है, बट ये यूजेबल नहीं है, ये मोल्ड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको कि जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक जो है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल 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 इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आपको याद आ रहा हो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को ही हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते थे, लंदन फोर्स। ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये आपने जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका आया होगा जहाँ पे आप इंटरेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। उसी में सबसे एक इंटरेक्शन था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और उसी को हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं।
इसी को हम इंड्यूस डायपोल भी इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। वो हम वहां पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या है तो आप 11th में जाके देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक तरह का इंटरेक्शन फोर्स ही होता है। जैसे आप वंडरवॉल फोर्स आपने पढ़ा सुना होगा कि वीक फोर्स होता है, तो वैसे ही एक ये भी वीक फोर्स है, जस्ट काइंड ऑफ वंडरवॉल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड से आप पहले ही से परिचित हो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वो भी एक तरह का वीक फोर्स ही है। तो ये सारे क्या है इसमें लग रहे हैं, देखो यहाँ पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, वीक लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका लिखूं कि इसके यहाँ पे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या लग रहा होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है यहाँ पर वो होगा बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। मतलब इलास्टोमर्स के और फाइबर्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा उनके बीच में होगा। इसका जो रेंज होगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ IMF बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का लगेगा। ठीक है, अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो इसमें एग्जांपल में आपका आ जाएगा पॉलीथीन आ जाएगा, PVC आ जाएगा। ठीक है, एक पॉलीस्टाइरीन आ जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन क्या है, ये एक अलग चीज है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ, एक बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है आपका स्टायरीन का ये है आपका स्टायरीन, और इसी के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टायरीन। तो ये आपका है स्टायरीन, ये आपका स्टायरीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट डाउन करते जाना बगल में ही। आपको पॉलीथीन PVC बताया, पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर है, और इसमें पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टायरीन का एक स्ट्रक्चर है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वैसे ही क्या होंगे, डबल बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड फ्री होगा, एक बॉन्ड फ्री होगा, बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक लंबी चेन बना देगा, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आपका पॉलीस्टायरीन होगा। ठीक है ना। चलो थर्मोसेटिंग की बात करें, थर्मोसेटिंग में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, क्रॉस लिंक होगा, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, क्रॉस लिंक। और क्रॉस लिंक में जो लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा है, मतलब टू हाई। यहाँ हाई है तो यहाँ क्या होगा, टू हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब क्यों ये टू हाई होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्रॉस लिंक्ड है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि थर्मोसेटिंग में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है, और उस काफी ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करोगे तो इसके एग्जांपल्स मैं यहीं नीचे लिख देता हूँ। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बैकेलाइट, और मेलामाइन। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, क्लासिफिकेशन किया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे। हमने देखा कि 4 पार्ट में हमने क्लासिफाई किया, पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, चौथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, और इन चारों के बारे में हमने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताया कि किसके पास कैसा कैसा लगने वाला है। ठीक है, और सभी के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। एग्जांपल्स आप ध्यान रखना कहाँ कहाँ किस किस को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट होता है, ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन बच जाता है जो पॉलीमर का होगा, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन पार्ट खत्म हो जाएगा, और अब हम पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट पढ़ने वाला है। कि जैसे हमने बैकेलाइट बोला, तो बैकेलाइट बनता कैसे है, इसके मोनोमर्स कैसे हैं, कैसे ही इसके मोनोमर आपस में लिंक्ड होंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक क्लासिफिकेशन और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जैसे वो कंप्लीट होगा हम तुरंत
पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे कि कैसे कैसे पॉलीमराइजेशन होता है और कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल बिना डरे पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।